फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेस। फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं 17 अप्रैल 2024 की अखबारों की उन सुर्खियों के साथ जो हमने ली है द हिंदू, जो आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उससे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज के बड़े समाचार कौन से हैं। जो सबसे पहली सुर्खी है वो है छत्तीसगढ़ के कांकेर से। यहाँ पर मुठभेड़ में नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 18 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने कहा कि 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 18 नक्सली मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि भीषण गोलाबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा जिला है कि जो कि नक्सल प्रभावित है और यहाँ पर अक्सर जो है पुलिस वालों पर नक्सली हमले की खबरें आती रहती है। देखिए ये हमला कैसे हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि छोटे बेटिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिनागुंडा और कोरोनार गांव के बीच हापाटोला जंगल में दोपहर करीब 2 बजे गोलाबारी हुई, जब सीमा सुरक्षा बल और राज्य के जिला रिजर्व गार्ड को एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी। ये बड़ी खबर है। सिविल सेवा 2023 का परिणाम घोषित हो गया है यूपीएससी का, और इसमें आदित्य श्रीवास्तव ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कई बार यूपीएससी से रिलेटेड, कि जो टॉपर है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग ने 16 अप्रैल को सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी का परिणाम घोषित कर दिया है। आदित्य श्रीवास्तव ने इसमें टॉप किया है। अनिमेश प्रधान और डोनरू अनन्या रेड्डी ने क्रमशः दूसरी और तीसरी रैंक हासिल की है। आगे चलते हैं। अगली जो सुर्खी है वो बाबा रामदेव को लेकर है। पतंजलि विज्ञापन का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी रामदेव को 1 सप्ताह का समय दिया है। अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने अपनी कंपनी पतंजलि के हर्बल उत्पादों का विज्ञापन न करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को खुली अदालत कक्ष में बिना शर्त की माफ़ी मांगी है। ये देखिए, ये जो है प्रचार कर रहे थे और इस पर जो है कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो उसके बावजूद ये अपना प्रचार करते रहे हैं और इसके बाद इन पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगी है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने स्वयंभू योग गुरु और उनके सहयोगी को ये साबित करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है कि वे वास्तव में क्षमा प्रार्थी हैं। ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसके परिणाम जो है सभी देशों पर पड़ने वाले हैं, क्योंकि ईरान जो है एक बड़ा निर्यातक है तेल का। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ने पर भारत में इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। 16 अप्रैल को बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में जयशंकर ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा आयात लागत, शिपिंग लागत, बीमा लागत और ऊर्जा लागत में वृद्धि हो सकती है। कारण ये है कि जैसे ही तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो आपका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और इसका सीधा असर जो है वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है, इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है। कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि कब तक जो है इसरो ने अपना लक्ष्य तय किया है कि अंतरिक्ष को मलबा मुक्त किया जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि ये 2030 तक की यहाँ पर बात की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल को 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में ये घोषणा की। सोमनाथ ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष कलाकारों, सरकारी और गैर सरकारी द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन को प्राप्त करना है। भारत सभी राज्य अंतरिक्ष कलाकारों को बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालीन स्थिरता के लिए इस पहल का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट जो है वो फिर इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उससे जुड़ी खबर है। इजराइल के सैन्य प्रमुख ने 15 अप्रैल को कहा कि उनका देश ईरान के सप्ताहांत हमले का जवाब देगा, यानी कि वीकेंड पर वो ईरान ने जो हमला किया है उसका जवाब देगा। लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि जो विश्व नेता हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोप और यूएसए जो है वो लगातार दोनों देशों से आग्रह कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखी जाए और संयम बरता जाए, किसी बड़े युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना होने दी जाए। तो 13 अप्रैल को ईरान ने ये हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक ईरानी काउंसलर भवन पर 2 सप्ताह पहले एक संदिग्ध इजरायली हमले के जवाब में किया था। पहले इजराइल ने जो है दमिश्क में हमला किया था
काउंसलर भवन पर, जिस पर 2 ईरानी जनरल थे, उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने जो है जवाबी कार्रवाई की है और अब इजराइल ये कह रहा है कि वो इस वीकेंड तक जो है ईरान ने जो हमला किया है उसका जवाब देगा। हालांकि क्लियर नहीं किया गया है कि ये जवाब किसी बड़े युद्ध के रूप में दिया जाएगा, मिसाइल अटैक होगा या किस तरह से होगा। ये पहली बार है जब ईरान ने देश की 1989 की इस्लामी क्रांति से चली आ रही दशकों की दुश्मनी के बावजूद अब जाकर इजराइल पर सीधा हमला किया है। पहली बार है। दोनों देशों के बीच में दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, कई दशकों पुरानी है। 1979 से जो इस्लामी क्रांति वहाँ पर चल रही है उससे लेकर अभी तक जो है इजराइल और ईरान के बीच में लगातार तनाव बना हुआ है, लेकिन कभी दोनों के बीच सीधे युद्ध की जैसी स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई है। तो ये अभी है, ये पहली बार हुआ है कि दोनों देश बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी द हिंदू जो इंग्लिश डेली है उसकी बड़ी सुर्खियां, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट जो है जो आपके करंट मैटर होते हैं वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे जो चैनल है स्टडी नॉइसेस, वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं।